मैंने बोला ना कि जोर जोर से शोर शोर से सबको सब कुछ बोल रहा, तो कोई सुन ही नहीं रहा था मेरी। एक्चुअल प्रॉब्लम है आज के टाइम में, मतलब पेरेंट्स समझते नहीं है ये चीज। तो हमें पता नहीं होता है कि हमारे पास में क्या कला है, पर कुछ ऐसी मुश्किल परिस्थिति में फंसते हैं और अपन कुछ ऐसा कर जाते हैं और फिर अपने को लगता है यार मैं ये भी कर सकता था क्या। सो हेलो गाइस, वेलकम टू हेल्दी लाइफस्टाइल चैनल। मैं हूँ अमन राठौड़ और आज हमारे बीच में है हर्ष जोशी। नमस्ते। इनके पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है इन मैराथन। ये यंगेस्ट कोच है और इंदौर और इंडिया के यूथ के लिए ये बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आने वाले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे ये इंडिया के यूथ के लिए काम कर रहे हैं और कैसे इनकी जर्नी स्टार्ट हुई। सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सर से लेते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो सर, थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में बताइए आप। नमस्कार सभी को। मेरी एजुकेशन लाइफ के बारे में अगर बात करें तो मैंने तो बीकॉम करा और उसके बाद में जब मैं खेल जगत में, फिटनेस जगत में जुड़ा तो फिर मैंने योग में डिप्लोमा करा, फिर बीपीएड करा और फिर संघर्ष के साथ में ही अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। और वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी एक कहानी है। उसके पहले मैं एथलीट भी, मैंने ट्रैक इवेंट भी करे हैं, मैराथन भी रन करी है। बचपन से मेरी अगर जर्नी की बात करें तो काफ़ी संघर्षपूर्ण रही और हर मिडिल क्लास व्यक्ति की जर्नी कहीं ना कहीं, मिडिल क्लास व्यक्ति की अगर बात करें तो उसे मोटिवेशन के लिए कोई वीडियो नहीं देखना पड़ता, ना कोई कॉपी पढ़नी पड़ती है। वो अपने आप में उसकी लाइफ एक मोटिवेशन रहती है। तो वो अगर अपनी कहानी की, जीवन की कहानी किसी के सामने रखता है तो सामने वाला भी मोटिवेट हो जाता है। राइट। बचपन से ही, मतलब जब छोटे बच्चे रहते हैं उनको कुछ समझ नहीं रहती है कि खेलते हैं और आगे क्या करेंगे फ्यूचर में, वो समझ भी जब थोड़े समय बाद, आजकल के यूथ को अगर देखा जाए तो सब इंजॉय में है ना, और मोबाइल में, और एक बड़ी अलग सी लाइफ हो गई है अगर पहले के मुकाबले देखें तो। पर मेरे को भगवान की कृपा रही कि 6-8 साल की उम्र से ही मुझे ये चेतना आ गई थी कि लाइफ में, जीवन में हम पैदा हुए हैं तो कुछ करके जाना है, कुछ अच्छा ऐसा करके जाना है जो सामान्य इंसान नहीं करता है। यूं तो जानवर भी धरती पे जन्म लेते हैं, उनके भी बच्चे रहते हैं, उनके भी माता पिता रहते हैं, वो भी खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं, पर उनसे कुछ अलग कर लेना वही हमें इंसान बनाता है। क्या तो एक बचपन से ही मन में था कि नहीं, कुछ करना है और ये जो जीवन हमें मिला है इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो बचपन से गॉड गिफ्टेड मेरे में एक चीज़ भगवान ने दी थी कि मेरे को तबला बजाने का शौक़ था, ढोलक बजाने का शौक़ था, काफ़ी चीज़ों का शौक़ था इंस्ट्रूमेंट में। और मैं घर के टेबल पे, डब्बे पे बजाता था। और वो कहते हैं ना कि अगर कोई सच्चा गुरु मिले तो वही सच्चे शिष्य की पहचान कर सकता है। वरना आप किसी अनजान व्यक्ति के सामने अपना ज्ञान बताइए या ये बताइए कि मुझे ये करना है, वो पाना है, तो वो समझ नहीं पाएगा क्योंकि उसको उस बात का नॉलेज ही नहीं है। वैसे मेरी फैमिली में संगीत से जुड़ा एक भी व्यक्ति कोई भी नहीं था। दादाजी पुलिस में थे, पिताजी की किराने की शॉप थी, मम्मी हाउसवाइफ थी, है ना, तो संगीत से जुड़ा कोई था नहीं। अब संगीत में मुझे शौक बचपन से था। ईश्वर ने मेरे दिमाग में, कहीं पे भी अगर कुछ गाना बजता था तो मेरे हाथ चलने लग जाते थे। अगर मैं सोफे पे बैठा हूँ तो सोफे पे बजाने लग जाऊंगा, मेरे पास में कोई डब्बा है तो मैं वो बजाने लग जाऊंगा। मतलब मेरे को संगीत से प्यार था। अब जब धीरे धीरे जब मैं बड़ा हो रहा था तो पहले से इतना संगीत से जुड़ा था मैं कि मेरा जो संगीत था वो सिर्फ टेबलों पे, डब्बों पे चल रहा था। पर जैसे जैसे मुझे अब नहीं यार, लाइफ में आगे बढ़ना है, और जब मैं हम टीवी चैनलों से जितने भी बच्चे आते थे उनके टैलेंट्स देखते थे, तो देखते थे बच्चे उन तबला बजा रहे, ढोलक बजा रहे, तो मैं भी सोचता था कि मुझे भी यहाँ तक पहुँचना है, मुझे भी बॉम्बे जाके बड़े बड़े गायक कलाकारों के साथ में तबला बजाना है। फैमिली में मैंने बहुतों को बोला,
पर लोगों को घर वालों को क्या लगता है, अरे ये तो बच्चे ही है, ये कैसी कैसी बातें करता है। एक्चुअल प्रॉब्लम है आज के टाइम में, मतलब पेरेंट्स समझते नहीं है ये चीज तो है। मेरी एक कविता लिखी थी, उसकी कुछ पंक्ति आपको सुनाऊंगा कि उसमें मैंने लिखा था कि जोर जोर से शोर शोर से सबको सब कुछ बोल रहा, सबको लगता ये छोटा सा हर कुछ ये सब बोल रहा। मतलब जब हम बच्चे रहते हैं और हमें कुछ पाना है, हमें दिख रहा है कि हमारा लक्ष्य वो हमें पाना है, पर सामने वाले को लग रहा है अरे ये क्या करेगा, ये तो बच्चा है। राइट। तो उस कविता में मैंने यही बोला कि जोर जोर से शोर शोर से सबको सब कुछ बोल रहा, सबको लगता है ये छोटा सा हर कुछ ये सब बोल रहा। पर मैं 10 साल की उम्र हो गई मेरी, और फिर मैंने घर वालों को बोला मेरे को तबला क्लास भेजो, तबला दिला के दो, कोई नहीं दिला रहा, सब मुझे हवा में ले रहे थे। फिर संघर्ष बचपन से ही स्टार्ट हो गया। तो फिर मैंने बोला यार ऐसे काम नहीं चलेगा, सपना अपना है तो पूरा भी अपने को ही करना है, उसके लिए दौड़ना भी अपने को ही पड़ेगा, कोई अपने सपने के लिए दौड़ेगा नहीं। ये अक्ल मुझे बचपन में आ गई थी। तो फिर मैंने काम करना स्टार्ट करा। तो मैंने सबसे पहले कपड़े की दुकान पे काम करा। ये पहली बार मैं किसी इंटरव्यू में बोल रहा हूँ, आज तक मैंने मेरी पर्सनल लाइफ इतनी बताई नहीं है। कपड़े की दुकान पे काम करना चालू करा। अगर किसी व्यक्ति को बोले कि बचपन में कपड़े की दुकान पे काम करना चालू करा तो उसको लगेगा कि अरे यार ये क्या पढ़ाई नहीं करता था। या देखो काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो उस काम का सहारा आप लेके आगे बढ़ सकते हो। रुक जाना वो गलत है। हाँ। किसी भी मोड़ पे रुक जाना वो गलत है। बाकी उस मोड़ पे आपको जो भी काम मिल रहा है उसके सहयोग से आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहे। तो मैंने कपड़े की दुकान पे काम करा। फिर मुझे 500 रुपये, मतलब मैंने 10 साल की उम्र से कमाना स्टार्ट कर दिया था। 500 रुपये 1 मंथ की सैलरी मिली मुझे। तो मैंने बोला कि यार 500 रुपये हुए। तबले की क्लास की फीस पूछ के आया तो बोले 1000 रुपये, तबला पूछ के आया तो बोले 4500 रुपये का। अब मैंने बोला ये कैसे चलेगा काम। मैंने बोला चलो और काम करते। तो फिर मैंने बोला यार अब देखो आप जिस फील्ड में जाते हो ना आप दिमाग लगाने लग जाते हो। मैंने 4 दुकान पे और पूछा जाके कि भैया आपको जरूरत है लड़के की, तो बोले हाँ जरूरत है। तो मैंने बोला आप कितने रुपए दोगे। एक चादर की दुकान पे गया था तो वो बोलते कि भैया आपको 1000 रुपये देंगे। अच्छा। तो मैंने बोला चलो 500 बढ़े। तो मैंने 1 महीने बाद वो कपड़े की दुकान छोड़ी और चादर की दुकान पे लग गया। तो वहां से मैंने कुछ पैसे इकट्ठे करे। तो मैंने कुछ समथिंग 5 से 6 हज़ार रुपये इकट्ठे करे। अच्छा। और फिर मैं तबला क्लास मैंने ढूंढी, खुद नहीं ढूंढी। मैंने बोला ना कि जोर जोर से शोर शोर से सबको सब कुछ बोल रहा, तो कोई सुन ही नहीं रहा था मेरी। तो फिर मैंने खुद ने तबला क्लास ढूंढी। बाकी उस समय मतलब 2010 की बात करूं, 2010-2011 की, उस समय 1000 रुपीज फीस थी उसकी। स्टार्टिंग में ही बहुत स्ट्रगल किया आपने। हाँ स्टार्टिंग में। आज भी अगर आज भी कोई क्लास की 1000 रहती तो अपने को ऐसा लगता है। हाँ। तो मैंने बचपन में खुद कमा के उसको पे करा, तो आज मेरे को लगता है कि यार कुछ अच्छा ही करा होगा क्योंकि बड़ा मुश्किल रहता है। तो फिर मैंने 1000 रुपये उसकी फीस पे करी, 1 मंथ सीखा। फिर दूसरा महीना आ गया, फिर मैं वापस से मैंने 1000 रुपये और दिए। कुछ 6000 रुपये में से मेरे 4000 रुपये बचे। फिर मैंने वहीं के सर को बोला कि सर मुझे अब तबला भी लेना है, क्योंकि अब 2 महीने हो गए थे। और अगर शौकिया तौर पे बजाता तो मैं रोज जाता और बजाता, पर मुझे उसमें आगे बढ़ना था। तो सर ने बोला कि बेटा तुझे तेरा तबला लेना पड़ेगा, तू यहाँ क्लास में भी प्रैक्टिस कर, घर पे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो मैंने 4000 रुपये जो बचे थे उसका तबला ले लिया। अब मेरे पास हो गए पैसे खत्म। अब मैं उसी रास्ते से घर जाता था जहाँ तबला क्लास पढ़ती थी। अब पैसे खत्म हो गए और फीस देने का समय आ गया तीसरे मंथ की। तो फिर मैंने सर को मैं निकलता था, छुप छुप के निकलता था उधर से कि सर देख नहीं ले। अच्छा। डर लगता था मेरे को, है ना, अपन बच्चे रहते जब इतना पता नहीं रहता हाँ। और फीस नहीं दे रहे। तो सर फीस मैंने दे दी थी, बचपन की बात अलग है। हाँ, तो मैं डर डर के भग के निकल जाता। एक दिन मेरे को सर ने पकड़ लिया, बोले क्यों, तो आ क्यों नहीं रहा। तो मैंने बोला सर वो मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसा मैं बोल नहीं पाया था। एक्चुअल में तबले क्लास के पास में एक मेरे फ्रेंड की शॉप थी, उसको मैंने पूरी कहानी बता दी थी। वो मुझे मार्गदर्शन करता था, मोटिवेट करता था, तो उसको बता दी। तो वो सर के पास में उस दिन खड़ा था। तो उसने सर को बोल दिया कि सर इसको पैसे की प्रॉब्लम है। तो बोला अच्छा तेरे को पैसे की प्रॉब्लम है तो एक काम कर, तू 1000 मत दे, 500 रुपये दे। तो मैंने बोला ठीक है सर। मैं खुश हो गया। मैंने 500 की जुगाड़ करी और फिर वापस से मैंने 1 मंथ कर दिया। और फिर किस्मत ऐसी खराब कि 1 मंथ के बाद में फिर से 500 मेरे पास खत्म। मतलब संघर्ष बचपन से ही स्टार्ट हो। फिर सर
फिर वापस आना मैंने छोड़ दिया। सर ने वापस मेरे को पकड़ा तो सर बोलते बेटा तो एक काम कर, फीस मत देना, तेरी कॉपी किताब यहीं लेके आ, तू यहीं पढ़ना, मुझे कुछ काम रहते हैं तो मैं दिन भर बाहर रहता हूँ, तो क्लास पे कोई भी अगर व्यक्ति आए तो उसका नाम नंबर नोट कर लेना, तो मुझे भी एक लड़के की आवश्यकता है, और तू क्लास पे रहेगा तो तू सब इंस्ट्रूमेंट सीख, गिटार भी सीख, ड्रम भी सीख, तबला भी सीख, ढोलक भी सीख, सब चीज़। मैंने बोला ठीक है बढ़िया। तो वहाँ से मेरे तबले के स्टार्ट हुई थी, और फिर कहीं ना कहीं एक पैसों के चक्कर में और फिर ये चीज़ें छूटती गई, क्योंकि वो पैसों का हमेशा चल रहा था, बार 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 बार, और मैं खुद को ऐसे काम में नहीं डाल सकता था कि अपना, क्योंकि क्या होता है कि व्यक्ति या तो एक टाइम में एक ही काम कर सकता है। मैं काम इसलिए नहीं कर रहा था कि मुझे काम करना था, क्योंकि छोटी उम्र में चादर की दुकान पे कौन काम करेगा, पर मैं इसलिए कर रहा था कि मुझे फीस में पैसे मिले तो मैं उसकी फीस भर सकूं। तो फिर मैंने अच्छा सीखा, और फिर सर ने मुझे बोला, एक समय ऐसा आ गया था क्योंकि मुझे गॉड गिफ्टेड था, तो सर ने मुझे बोला कि बेटा तू मेरे से अच्छा तबला बजाने लग गया है। और सर ने जो कोर्स तबले का उनकी है, जब मेरी एज में थे वो छोटे थे, जो 8 साल की उम्र में मतलब 8 महीने तक जो कोर्स सीखा था वो मैंने 2 महीने में कोर्स कंप्लीट कर दिया। अच्छा। फिर धीरे धीरे मेरा तबला मतलब एक शौकिया तौर पे रहा, क्योंकि आगे मार्गदर्शन नहीं मिला प्रॉपर कि अब क्या करना चाहिए, और पैसों की वजह से कहीं ना कहीं मैं रुका। पर मेरे माइंड में ऐसा था कि कुछ करना है, वो यूं नहीं था कि सिर्फ तबले पे मैं सीमित हो जाऊं। तो फिर मैंने बोला कि यार क्या, उस समय फिर भाग मिल्खा भाग भी पिक्चर आई थी, है ना, और बहुत सारे स्पोर्ट्समैन को हम देखते थे, है ना। तो फिर मेरे पापा ने बोला कि बेटा तू बैडमिंटन खेल। अच्छा। तो आप तबले से बैडमिंटन पे शिफ्ट हो गए? हाँ, तबले से बैडमिंटन पे शिफ्ट हुआ। तो मैंने बोला ठीक है पापा। तो बैडमिंटन वाले से बात करने गए, तो वहाँ पे कुछ मेंबरशिप की फीस थी वो दी, फिर सर की अलग फीस दी, बैडमिंटन खेलना स्टार्ट करा। बैडमिंटन भी मैंने 2 महीने खेला, पापा ने एक बार में पैसे भर दिए थे। अब वहाँ क्या होता था कि जो शटल आती थी वो 100 रुपीज़ की आती थी, वो 100 रुपीज़ की शटल आती थी प्लास्टिक वाली, तो वो चल जाती थी 3-4 दिन। तो क्या होता था हर 3-4 दिन में मैं पापा से 100 रुपये मांगू, पापा 100 रुपये दो, तो फिर पापा मुझे बोले कि हाँ चल ले ले बेटा। अब मैं लेते जाऊँ, पापा ने कभी आज तक पैसे का मना नहीं करा, पापा ने हमेशा, पर मैं जानता था कि उस 100 रुपये की कीमत मेरे लिए और वो पापा के लिए क्या वैल्यू रखता है। तो मैंने बोला यार, फिर मेरा गेम उसमें भी इम्प्रूव होने लग गया। आपको अगर कुछ अच्छा बनने की ललक है तो आप किसी भी फील्ड में जाइए, अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो आप उससे रिजल्ट लेंगे। रिजल्ट तभी नहीं आता जब आप उस पर समर्पित भाव से नहीं करते। तो ऐसा नहीं था कि मैं तबला बजाता था तो मैं स्पोर्ट्स कैसे खेल सकता हूँ, कोई लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, बट मुझे बस करना था कुछ अपने देश के लिए, कुछ ऐसा करना था कि जब मैं यहाँ से धरती से विदा लूँ तो कुछ इतिहास के पन्ने में के कोने में मेरा एक छोटा सा नाम हो कि कुछ योगदान मैंने दिया है। अभी तो आपने स्टार्ट किया है और बहुत कुछ आपने अचीव किया है, आगे भी आप बहुत कुछ अचीव करेंगे। तो फिर मैंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट करा, बैडमिंटन में मेरा गेम इम्प्रूव होने लगा, और गेम इम्प्रूव हुआ तो जो वहाँ पे नेशनल लेवल के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते थे सर, तो उन्होंने एक दिन मेरा गेम देखा और रोज देखते थे, तो फिर उन्होंने मुझे रोका। एक दिन मैं घर जा रहा था, बोले बेटा क्या करते हो, पापा क्या करते हैं, आप कैसे क्या है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि देख बेटा तू अभी प्लास्टिक की शटल से खेल रहा है, फेदर की शटल आएगी तो वो मतलब 100-150 रुपए की शटल आएगी, और अभी ये प्लास्टिक की शटल तेरी 4 दिन चल रही है, 6 दिन चल रही है। कभी क्या होता था उसके पीछे का निकल जाता था, मैं फेविक्विक से चिपका के फिर उसको चला लेता था। अच्छा। वहां पे क्या होता था कि दूसरे स्टूडेंट्स की शटल टूट जाती थी, काफी अमीर अमीर लोग आते थे, तो मैं धीरे से वो डस्टबिन में फेंक देते, तो मैं डस्टबिन से उठा के घर लाके उसको चिपका के अपना चला लेता था। तो मैं मेरे कैसे भी गेम को इम्प्रूव कर रहा था। और उसकी जो नेट रहती थी वो टूट जाती थी तो उसके पैसे नहीं, बेड लाए तो बेड कम से कम 3-4 हज़ार के आते थे, और उसके लिए हम गम सोल आता था, तो वो काफी मतलब पैसों से संबंधित हर चीज को मैं रोकते गया। फिर मेरे सर ने बोला कि देख शटल महंगी आ रही है और आपके पापा किराने की शॉप है और काफी चीजें हुई, तो फिर बोले बेटा तू गेम छोड़ दे, ये तेरे बस का गेम नहीं है और तू इसका खर्चा आगे नहीं उठा पाएगा। अब क्या होता है कि जो आपको मार्गदर्शन कर रहा है
वही डिमोटिवेट हो जाए। तो जिसको करना है वो क्या करेगा। और था मैं बच्चा उस समय, तो अपना जो गुरु ही है उसके ही मनोबल डाउन हो गया। अगर उस जगह वो बोलते मैं नहीं बेटा तू कर, कहीं ना कहीं से अपन जुगाड़ करेंगे। अब उन्होंने क्यों बोला, क्या बोला, मेरे अच्छे के लिए बोला, बुरे के लिए बोला, भगवान जाने, आज तक मेरे को पता नहीं। वो बात मैंने दिल पे ली और मैंने उसके बाद में बैडमिंटन को देखा नहीं। हालांकि एक खेला था तो शौक था, तो फिर स्कूल में भी मैंने मेडल्स उसमें लगाए, कॉलेज में भी लगाए बैडमिंटन में, आज भी मैं खेलता हूँ। पर वो जो था कि अपने देश के लिए कुछ करना है, बैडमिंटन भी छूटा। और फिर मैंने क्या करा कि बैडमिंटन छूटा तो एक दिन हमारी एटलस साइकिल थी, मेरा बड़ा भाई और हम रेसिडेंसी के उधर से निकल रहे थे, तो हम वो पेपर में आए दिन देखते थे कि टेनिस खेल रहे भैया। मैंने बोला यार भाई टेनिस खेलना है सब कुछ ट्राई किया हाँ आपने। भाई टेनिस खेलना है। तो बोले चल ठीक है। तो मैंने बोला चल अपन चलते, टेनिस कहाँ खेलते, पता करा इंदौर में रेसिडेंसी क्लब है, वहाँ पे टेनिस खेलते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, वहाँ गए, एटलस साइकिल में हम अंदर घुसे। अब अंदर जैसे ही घुसे तो गार्ड ने हमको रोक लिया, बोले भैया कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला टेनिस खेलना है, हमको सीखना है। तो कोच साहब का है, हमको कोच साहब से मिलना जो सिखाते हैं। बोले भैया रुक जाओ, तुमने कोच साहब से बाद में मिलना, पहले तो ये सुनो कि आप क्या करते हो। मैंने बताया कि भैया ये करते हैं। और उस व्यक्ति ने साइकिल देख के समझ गया था वो। तो फिर उसने मुझे बोला कि टेनिस का जो बैट आता है वो एक ही 4,000 8,000 रुपये का आता है, और तुम वहाँ उसकी बॉल और वहाँ के कोच का और ट्रैक का ये सब जो कोर्ट का जो पेमेंट है वो कैसे क्या करूँगी। मैं उस समय समझ गया कि भैया ये गेम भी अपने लिए नहीं है, छोड़ दो चुपचाप से। घर आए और वो जो मेरा दोस्त था उसकी टीवी की दुकान थी जो तबले क्लास के पास में थी। एक दिन टीवी की दुकान पे मैं बैठा हुआ था, तो उसकी टीवी में भाग मिल्खा भाग पिक्चर चल रही थी। तो देश के लिए मिल्खा सिंह मेडल लाते हैं और काफ़ी मोटिवेशन पिक्चर थी। तो वो पिक्चर जब मैंने देखी तो मेरा फिर से मोटिवेशन बूस्ट हुआ, और मैंने देखा यार ये गेम बढ़िया है, इसमें सिर्फ जूते ही तो लग रहे हैं, अब इसमें खर्चा कुछ नहीं है, तो अपन तो ये गेम ले लो। अब तबले में 4,000 अलग लग रहे थे, ये वो सब चीजें। मैंने बोला ये गेम कर लो, इसमें जूते लग रहे हैं बस, और बस दौड़ना है। हाँ। वो मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ, पर इसमें खर्चा कुछ नहीं दिख रहा है। क्या है, बस एक सेंडो है, शॉर्ट्स है, शूज का खर्चा है, शूज अपन कर लेंगे, ठीक है। अब उस समय जब रनिंग इवेंट में इंटर कर रहा था, फिर एक दिन पापा शॉप से घर पे आए, खाना खा रहे थे, तो पापा ने मुझे बैडमिंटन में इंटर कराया था। तो फिर मैंने पापा को बोला पापा मैं गेम छोड़ रहा हूँ बैडमिंटन। तो पापा ने मेरे को बोला कि गुस्सा हो गए थे मेरे पे, क्योंकि बड़ा उन्होंने दिल से मुझे बोला था कि तू बैडमिंटन खेल। मैंने बोला छोड़ रहा हूँ। मैंने उनके सामने कभी भी ये नहीं बोला कि पापा आप मुझे पैसे नहीं दे सकते, या अपन को पैसे संबंधित कोई प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ वो मूर्ख बच्चा है जो अपने पापा माता पिता पे, दादा दादी पे पैसे संबंधित यूँ बोलता है कि तुम मुझे पैसे दो, तुमने मुझे पैदा करा। अरे भाई तेरे हाथ पैर नहीं है, तू धरती पे जन्म लिया है और तेरे हाथ पैर नहीं है, तेरी बुद्धि नहीं है, तू इंसान नहीं है क्या। अगर आप किसी और पे डिपेंड हो तो आप क्या कर सकते हो। तो मेरा बचपन से मोटिवेशन रहता था अपन सब कुछ कर सकते हैं, कभी मेहनत से पीछे हटे नहीं। और मैंने बोला कि पापा मैं गेम छोड़ रहा हूँ। पापा को ये नहीं बोला कि पापा यार आपको रोज शटल के पैसे मांग रहा हूँ, तो फिर मैं समझता था वो चीज़, मैंने कुछ बोला नहीं, पापा गेम छोड़ रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने रनिंग में इंटर करा, थोड़े समय बाद ट्रेनिंग करी, रनिंग इम्प्रूव हुई। बाद में रनिंग में भी समझ में आया कि भैया इसमें भी 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार, 16 हज़ार के जूते आते हैं। अभी जो मैं जूता पहन रहा हूँ वो 16 हज़ार का है। पर मैंने बोला अब नहीं हंस, अब इससे नहीं भागना है तेरे को, बहुत भाग लिया। एक एज आती है जब आपको अपना जो लक्ष्य जो रहता है आप बार बार बदल नहीं सकते हो। एक एज आती है, अब आप स्थिर हो जाइए, अब उसको आप समय दीजिए। परेशान फिर मैंने यार देखा कि हर गेम में परेशानी आ रही है, तो लाइफ में हर चीज में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की परेशानी आएगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप भागो मत। मैं भाग रहा था। हाँ। फिर मैंने देखा यार हर्ष तू भाग रहा है, वो गलत कर रहा है, तो तू क्या कर, अब डटा रहे, कर मेहनत। तो फिर मैंने 500 रुपए का ही जूता लिया, ट्रेनिंग स्टार्ट करी।
और फिर रनिंग में धीरे धीरे, पहले नेहरू स्टेडियम में ट्रेनिंग करता था मैं, फिर मल्ला आश्रम में गया, फिर धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ, हमने स्टेट के जो टूर्नामेंट आते हैं वो खेले, उसके बाद और इम्प्रूव हुआ। तो फिर मेरा इसमें रनिंग में क्या रहता है, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800, है ना, 1500 मीटर, 3000 मीटर, अलग अलग मीटर रहता है। तो उसके हिसाब से खिलाड़ी के हिसाब से इवेंट चूज होते हैं कि भैया आपकी क्या स्ट्रेंथ है। कोई शॉर्ट इवेंट में अच्छा परफॉर्म करता है, कोई मिडिल डिस्टेंस में अच्छा करता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस में अच्छा करता है। तो साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद में मुझे ये समझ में आ गया था, क्योंकि पहले तो आपको जनरल फिटनेस चाहिए रहती है। पहले तो मेरे सर से मैंने पूछा, जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करता था, मैंने बोला सर मुझे कौन सा इवेंट करना चाहिए, मैं लॉन्ग डिस्टेंस करूँ क्या? सर ने बोला बेटा पहले फिट तो हो जा। तो फिट होना पहले मेरी मानसिकता में क्या था, अरे दुबले तो है, फिट तो है। तो मैंने सर फिट तो हूँ मैं। अरे बोले बेटा ये फिट होना नहीं होता है, आप में स्ट्रेंथ आए, इंडोरेंस आए, है ना, और एक वही आप फिर समझ में आएगा कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग कि कौन सा इवेंट सेट हो रहा है। तो मैंने बोला ठीक है सर। थोड़ा समय हुआ, 2-2.5 साल हुए, उसके बाद में सर ने बोला तू लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट कर, और मेरे को भी लॉन्ग डिस्टेंस में काफ़ी अच्छा लगता था। फिर लॉन्ग डिस्टेंस में मैंने और मेहनत करी, पहाड़ों पे ट्रेनिंग करी, ट्रेल में ट्रेनिंग करी, और नेहरू स्टेडियम जो इंदौर में है उसके 100 चक्कर लगाए। एक देखो, एक कहते हैं ना कि गधा मल्ली वाली ट्रेनिंग और एक स्मार्ट ट्रेनिंग। तो जब कुछ नॉलेज नहीं था तो कुछ भी चल रहा है बस। हाँ। पर हाँ, शरीर का देते 100% थे। तो जैसे जैसे समय बीतते गया तो समझ में आने लग गया ट्रेनिंग कितने प्रकार की होती है, कैसी होती है। फिर एक मेरे लवी भाई थे, उन्होंने मुझे मतलब रनिंग में कितने तरह की वेरिएशन होते हैं रनिंग के, और कौन सा वर्कआउट क्या काम आता है, और पोस्चर कैसा होना चाहिए, शूज़ कितना इम्पोर्टेंट है, किट कितनी इम्पोर्टेंट है, उसने मुझे बताया मेरे भाई ने। मतलब मैं उनको भाई बोलता हूँ, मैं तो उनके पैर भी पड़ता हूँ, क्योंकि रनिंग का सही मार्गदर्शन उन्होंने ही मेरा करा, और जो मेरा परफॉर्मेंस छुपा हुआ था वही उन्होंने जगाया। उन्होंने बताया कि तेरी कहाँ वीकनेस पड़ रही, कहाँ क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें। फिर मैंने 42 किलोमीटर दौड़ी, जो अपना बड़ौदा में हुई थी। अच्छा। वहां पे मेरा ओवरऑल इंडिया रैंक 8 नंबर का लगा था। क्या बात है। 8th पोजीशन बनी थी, और मजा आया था उसमें, काफी सीखने को मिला था। पहली मैराथन थी, फुल मैराथन थी। उसके बाद में मैंने अपना महाराष्ट्र में श्रीडी मैराथन करी, साई मैराथन। तो वहां पे मेरा 3rd रैंक लगा। पहले 8th लगा था, फिर 3rd लगा, और उसमें भी काफी कुछ सीखने को मिला। तो जब ट्रेनिंग करती थे तो फिर होता ये था कि उस ट्रेनिंग में भी कहीं ना कहीं पैसे संबंधित प्रॉब्लम तो बचपन से आ रही थी। अब ये था कि भगना नहीं है भैया। हाँ। तो फिर मैं बोल रहे कि अब 42 किलोमीटर दौड़ने लग गए, अब जीतने लग गए, तो कहीं ना कहीं डाइट को और इम्प्रूव करना पड़ेगा, है ना, शूज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और तो फिर मैंने जब इंदौर आ रहा था, और इंदौर में एक संस्था है मैराथन की, तो जब मैं इंदौर आया तो सब पेपरों में नाम आया था मेरा, पहली बार नाम आया था। काफ़ी खुशी हुई कि भैया अपन इंडिया में 3rd पोजीशन लगी है, तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर जब मेरा पेपरों में नाम आया तो इंदौर के जो मैराथन जगत की दुनिया के जितने भी लोग हैं उनके कान तक ये बात पहुंची, भैया हर्ष जोशी भी एक लड़का है मैराथन में। अच्छा। जिसने जो बड़ौदा में श्रीडी में मैराथन हुई उसमें अच्छा प्रदर्शन करा है। उस समय मेरी एज कैटेगरी में इंदौर में भी और इंडिया में मेरी एज कैटेगरी में मेरा टाइम बेस्ट था। तो फिर सर ने बोला कि सबने वहाँ एक संस्था थी जो मैं आपको बता रहा हूँ मैराथन की, उसने मुझे ऑफर करा। चल क्या होगा, हमारे एक सर थे, वो नेहरू स्टेडियम पे मैराथन की ट्रेनिंग देते थे, तो वो बाहर चले गए थे अमेरिका। अच्छा। अपने भाई से मिलने कुछ 10-15 दिन के लिए गए थे। तो उन्होंने ये कहा था मुझे कि बेटा हर्ष आप है ना 15 दिन ये संभाल लो। हाँ। और मैं 15 दिन बाद आऊँगा तो वापिस से मैं ट्रेनिंग देने लग जाऊँगा। हालांकि मैं खिलाड़ी था, मुझे कोच बनने का बचपन से कुछ भी शौक नहीं था, कोच बनने का मैंने सोचा भी नहीं था। तो वो जो 15 दिन सर बाहर गए थे वो मेरी प्रतिभा बाहर निकलने के आ गए थे। एक लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आ गया था। जैसे अभी हमें पता नहीं होता है कि हमारे पास में क्या कला है, पर कुछ ऐसी मुश्किल परिस्थिति में फंसते हैं
और अपन कुछ ऐसा कर जाते हैं और फिर अपने को लगता है यार मैं ये भी कर सकता था क्या, सोचा भी नहीं था। एक चीज ये है कि अगर आप किसी चीज में हो और डे बाय डे उसमें आप वर्किंग हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट आते हैं जहां आपका एक्सपीरियंस इंप्रूव होते जाता है जी। तो वो चीज आपकी स्टोरी से बहुत अच्छे से सीखी जा सकती है। तो फिर मेरे सर ने बोला 15 दिन आप ट्रेनिंग दो, तो मैंने बोला ठीक है सर। अब सर ने बोला है, सर की रिस्पेक्ट, और जब हमको कुछ पता नहीं रहता है और हम डरे हुए रहते हैं या हमारे सर ने ऑर्डर दिया तो हम हमारा 100% देते हैं कि नहीं सर ने दिया है तो मैंने ठीक है। तो फिर मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग दी, 15 दिन ट्रेनिंग दी। 15 दिन बाद सर आ गए और फिर वापस से मैं मेरी प्रैक्टिस करने लग गया। कुछ समय बाद क्या हुआ कि सर ने वहाँ से जॉब छोड़ दिया